ASP.NET Core 3.1 के कोर ट्यूटोरियल में आपके सामने है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि वैलिडेशन क्या है और उसकी टाइप कौन सी है। इसके अलावा बात करेंगे अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट के बारे में। इसके अलावा डिस्कस करेंगे डेटा एनोटेशन को और उसकी एट्रीब्यूट्स को, और आखिर में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे अपनी ASP.NET Core 3.1 एप्लीकेशन में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैलिडेशन की। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं कि जो डेटा यूज़र एंटर कर रहा है हमारे एप्लीकेशन में वो डेटा एक्यूरेट हो और एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में हो। अब डेटा एक्यूरेट कैसे होगा और एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में कैसे होगा उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एज ऑफ स्टूडेंट जैसे कि आपको मालूम है हमेशा इंटीजर होता है, तो करेक्ट डेटा क्या होगा आपके सामने है 24। ये डेटा एक्यूरेट भी है और एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में है। इस तरह हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे, लेकिन इस केस में डेटा एक्यूरेट है लेकिन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग है। इसके अलावा आप इसको इस तरह भी दे सकते हैं, अब की केस में एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है लेकिन डेटा एक्यूरेट नहीं है। डेटा एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि एज ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम 150 साल हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपने इस एग्जांपल में देखा कि डेटा एक्यूरेट किस तरह होगा, एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में क्या होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस अब की केस में क्या है, ईमेल, और करेक्ट डेटा क्या है आपके सामने है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेटा एक्यूरेट है लेकिन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में नहीं है। इस केस में आप देख रहे हैं डेटा एक्यूरेट है लेकिन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो उम्मीद है अब आपको मालूम हो गया होगा कि वैलिडेशन से क्या मुराद है और डेटा एक्यूरेट और एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में कब होता है। अब आगे बढ़ते हैं और वैलिडेशन की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। दो टाइप्स की हैं, एक है क्लाइंट साइड वैलिडेशंस और दूसरी है सर्वर साइड वैलिडेशंस। तो बात कर लेते हैं कि क्लाइंट साइड वैलिडेशंस क्या है। जैसे कि नाम से मालूम होता है कि इन वैलिडेशंस को हम करते हैं क्लाइंट मशीन पे या दूसरे अल्फाज में वेब ब्राउज़र में। क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मेन पर्पस है कि हम मिनिमाइज करें लोड अपने वेब सर्वर में। अगर हम क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन नहीं करते और इनको भी सर्वर साइड पे करेंगे तो फिर सारी वैलिडेशन सर्वर साइड पे होगी और वेब सर्वर पे लोड बढ़ेगा और हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे बुरा असर पड़ेगा। इसलिए जो सिंपल वैलिडेशन हैं वो हम क्लाइंट साइड पे करते हैं और ये वैलिडेशन अच्छी हैं अगर हमने चेक करना हो एम्प्टी फील्ड्स को, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है। अगर तो हमने डेट की फॉर्मेट को चेक करना हो, ईमेल की फॉर्मेट को चेक करना हो या कोई और सिंपल वैलिडेशंस करनी हो, तो हमेशा सिंपल वैलिडेशंस को हमेशा क्लाइंट साइड पे करें ताकि आपके वेब सर्वर पे लोड ना पड़े और आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी हो। अब हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन कर किस तरह सकते हैं? 3 तरीकों से कर सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं HTML5 की एट्रीब्यूट्स को, हम मैनुअल जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, या हम यूज़ कर सकते हैं अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को। आप ASP.NET Core 3.1 में इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कंसंट्रेट करेंगे अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को और इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम MVC का पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। अगर तो आपको याद हो, M से मुराद है मॉडल, और मॉडल की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। एक है कि वो रिप्रेजेंट करता है हमारे एप्लीकेशन की डेटा को, और दूसरा है कि हमने अगर उस डेटा पे कोई वैलिडेशन लॉजिक अप्लाई करनी है तो हम फिर उसको मॉडल के थ्रू करते हैं। तो जब हम मॉडल पे कर लेते हैं फिर हम यूज़ करेंगे अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को, और ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन कर देगा, जो कि हमने करनी है क्लाइंट साइड पे। किस तरह, ये आगे चल के देखेंगे जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे। तो अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी है jQuery की, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन में, और जैसे ही ये अप्लाई होता है ऑटोमेटिकली क्लाइंट साइड वैलिडेशंस हो जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर्वर साइड वैलिडेशंस की, और इन वैलिडेशंस को हम करते हैं सर्वर साइड पे। और ये वैलिडेशन अच्छी हैं अगर हमने चेक करना हो यूज़र के नेम को डेटाबेस में। ये आप क्लाइंट साइड में नहीं कर सकते क्योंकि डेटाबेस वेब सर्वर पे होता है, वहीं से चेक होगा और फिर आपको रिस्पांस देगा। इसी तरह अगर हमने पासवर्ड चेक करना हो, ईमेल चेक करना हो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में, या कोई और कॉम्प्लेक्स वैलिडेशंस। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेटा एनोटेशन की। डेटा एनोटेशन लाइब्रेरी है ASP.NET की, जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम वैलिडेट कर सकें अपने मॉडल्स को, और इसको यूज़ कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में इसको एक्सपेंड करेंगे उस कॉन्सेप्ट को, और डेटा एनोटेशन को हम अप्लाई करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स के थ्रू, और काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से चंद आपके सामने है। डिस्प्ले नेम, जिसको हमने पहले यूज़ कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में,
रिक्वायर्ड को भी यूज़ कर चुके हैं। इसके अलावा डेटा टाइप है, रेंज है, मिन लेंथ है, मैक्स लेंथ है, डिस्प्ले फॉर्मेट है, रेगुलर एक्सप्रेशंस है। अब इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये हमारा मॉडल है और इसमें हमने डेटा एनोटेशन की एट्रीब्यूट्स को अप्लाई किया है। आपके सामने है डिस्प्ले और फिर रिक्वायर्ड। यहाँ पे डिस्प्ले, रिक्वायर्ड और डेटा टाइप है, यहाँ पे भी यही है। अगर हम रिजल्ट देखें तो आपके सामने है, चूँकि डिस्प्ले हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो ये फुल नेम को इसके बजाय इस तरह शो करेगा और आपके सामने है। और फिर कहाँ है रिक्वायर्ड, अगर ये एम्प्टी हो तो ये वाला वैलिडेशन मैसेज आपको शो करे। तो अगर तो डेट ऑफ बर्थ पे अप्लाई करना है, डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट वही है जैसे कि फुल नेम में था, और एरर मैसेज भी वही शो कर रहा है अगर एम्प्टी हो। लेकिन अगर आप डेटा टाइप को डेट देंगे तो फिर आप इसमें सिर्फ डेट डाल सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे डेट टाइम डालेंगे तो फिर डेट टाइम भी आप दे सकते हैं, टाइम इसके साथ। और अगर सिर्फ टाइम लगाएंगे तो फिर यहाँ पे आप सिर्फ टाइम दे सकते हैं। इसी तरह ईमेल है, उसी तरह शो कर रहा है जिस तरह हम शो कराना चाहते हैं। वैलिडेशन मैसेज आपके सामने है, लेकिन जब यहाँ पे डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो फिर ये अगर फॉर्मेट करेक्ट ना हो तो ऑटोमेटिकली आपसे कहेगा कि ईमेल का फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट कर लें। तो इसके साथ ये दूसरे भी यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। एड्रेस के केस में ये जस्ट स्ट्रिंग है, लेकिन हमने यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिखा है, मल्टी-लाइन टेक्स्ट। तो आप देख रहे हैं मल्टी-लाइन टेक्स्ट बॉक्स शो कर रहा है। तो आइए चलें अब विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल मेन्यू, फिर न्यू और फिर प्रोजेक्ट। फिर इस स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूँ ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन और C# का वर्जन आपने सेलेक्ट करना है, आपने इस बात को याद रखना है। और फिर क्लिक कर दें नेक्स्ट बटन। इस स्क्रीन में मैं सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो चेंज कर दें और फिर क्लिक कर दें क्रिएट बटन। तो आपके सामने ये स्क्रीन होगी। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ .NET कोर को और यहाँ से ले लेता हूँ ASP.NET कोर 3.1। इसके अलावा मैं टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर, और आपने इनेबल कर देना है रेजर रन टाइम कंपाइलेशन। चेक करने से और फिर क्रिएट पे क्लिक कर दें तो ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ASP.NET कोर MVC 3.1 एप्लीकेशन, जो कि आपके सामने है। इस स्टेज पे इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आपके सामने है करेक्टली रन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक मॉडल और फिर उस पर डेटा एनोटेशंस की एट्रीब्यूट्स अप्लाई करेंगे। तो राइट क्लिक कर दें मॉडल्स पे, फिर ऐड और फिर क्लास, और फिर इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ एम्प्लॉई मॉडल। आपके सामने है क्रिएट हो गया। अब मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर लेता हूँ और स्टार्ट कर लेते हैं एक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी से, और उसको नाम दे देता हूँ फुल नेम। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी अब की बार क्या है, डेट टाइम, और इसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो कि है स्ट्रिंग और ये है ईमेल। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी और ये भी स्ट्रिंग है और क्या है, इसका नाम मोबाइल। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी और ये भी स्ट्रिंग है, और अब की बार क्या है, एड्रेस। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी और अब की बार क्या है, डेसिमल, और ये क्या है, सैलरी। और आखिर में एक और प्रॉपर्टी और ये भी है स्ट्रिंग और इसका नाम है वेबसाइट। तो आपके सामने है। अब हम इस मॉडल को यूज़ करेंगे और क्रिएट करेंगे स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू, लेकिन उससे पहले मैं एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूं। तो कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक कर दें, फिर ऐड और फिर कंट्रोलर, और फिर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं MVC कंट्रोलर -MT का ये ऑप्शन और क्लिक कर दें ऐड। और यहाँ पे मैं इस कंट्रोलर को नाम दे देता हूँ साइट कंट्रोलर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको नाम देता हूँ साइट कंट्रोलर। फिर ऐड पे क्लिक कर दें तो ये आपके लिए ये कंट्रोलर क्रिएट कर लेगा और उसमें एक डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड। अब मैं इस एक्शन मेथड के साथ व्यू को अटैच करता हूँ। राइट क्लिक कर दें, फिर ऐड और फिर रेजर व्यू और फिर ऐड, और स्क्रीन में मैं व्यू को यही नाम रहने देता हूँ। टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं क्रिएट, आप एडिट भी कर सकते हैं, मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और फिर मॉडल सेलेक्ट कर लें एम्प्लॉई मॉडल, और इस एग्जांपल में मैं इसे अनचेक कर लेता हूँ और फिर क्लिक कर दें ऐड।
तो आपके सामने है, इसने क्रिएट कर लिया है। रन करने से पहले मैं startup.cs में चलता हूँ और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है उसको चेंज करके साइट कर लेता हूँ। और इसकी वजह क्या है कि जब हमारा एप्लीकेशन रन हो तो ये साइट में जाए, साइट कंट्रोलर में, डिफ़ॉल्ट होम कंट्रोलर में ना जाए और उसके इंडेक्स एक्शन में जाए। तो अब रन कर लेते हैं, तो आपके सामने है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, फिर इंडेक्स में चलता हूँ और सबसे पहले ये रिमूव कर लेते हैं, सेव कर लें, रिफ्रेश कर लें, तो आप देखेंगे ये यहाँ से चला जाएगा। अब मैं इस क्रिएट बटन को कर लेता हूँ सेव एंड कंटिन्यू और इसको रिमूव कर लेता हूँ, ये नीचे है। और क्रिएट के बजाय इसको कर लेते हैं सेव एंड कंटिन्यू। रिफ्रेश कर लें दोबारा, आपके सामने है वो यहाँ से चला गया। अब पहली चीज जो हम करेंगे, चेंज करेंगे ये जो टाइटल लेबल्स आप देख रहे हैं इनको, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे फुल और नेम के दरमियान स्पेस हो, फुल कॉलन हो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के दरमियान स्पेस हो, फुल कॉलन, और यहाँ पे भी कॉलन। करंटली ये इस तरह क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने जो नाम इसको प्रॉपर्टीज में देंगे वही ये शो करेगा। तो चेंज किस तरह करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा एनोटेशन की लाइब्रेरी। तो यूज़ कर लेते हैं और उसका एक एट्रीब्यूट है डिस्प्ले। इंपोर्ट कर ले, पहले आपने इंपोर्ट करना है system.componentModel.dataAnnotations। इंपोर्ट हो गया। अब मैं चलता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी है नेम और कर लेते हैं उसको फुल स्पेस नेम और फुल कॉलम। आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा और आप देख रहे हैं चेंज हो गया है। तो डिस्प्ले क्या करता है, इसका जो डिफ़ॉल्ट नाम है उसको ओवरराइड करके उसे चेंज कर लेता है, जो कि आपके सामने है। अब हम यही चीज़ इन सारों के लिए अप्लाई करते हैं। स्टॉप कर लें, तो आपके सामने है, मैंने कर दिया है सारों के लिए। अब रन कर लेते हैं, तो आपके सामने है अब ये करेक्टली शो कर रहा है। तो आपने देखा डिस्प्ले एट्रीब्यूट को जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए क्या करता है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं वैलिडेशन डालना चाहता हूँ। फुल नेम जो है वो हर हाल में देना चाहिए और जब हम इस बटन को क्लिक करें तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए फुल नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो किस तरह करेंगे, उसके लिए डेटा एनोटेशन की रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। तो स्टॉप कर लें और फिर यहाँ पे आते हैं और लिख देते हैं रिक्वायर्ड। रन कर ले दोबारा। अब ये रिक्वायर्ड फील्ड है, जब क्लिक करेंगे ये बटन तो ये हमें इसने शो कर देना है वैलिडेशन मैसेज, लेकिन आप देख रहे हैं नहीं शो कर रहा। और इसकी एक वजह है, करंटली हमने डिफाइन नहीं किया साइट कंट्रोलर में HTTP पोस्ट का रिक्वेस्ट। तो वो करेंगे तो फिर शो होगा। तो HTTP पोस्ट लिख देते हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसका नाम इंडेक्स रहने दे, क्योंकि जब वो जनरेट हुआ है कोड उसमें इंडेक्स है। अगर आप इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे भी उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो होगा उसको यहाँ पे आपने देना है। अब जब बटन क्लिक होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ये स्ट्रांगली टाइप व्यू है तो मॉडल का नाम रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे दे देते हैं इसको। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये क्यों इस तरह करता है, इसी तरह ये डिज़ाइन हुआ है तो ये हमेशा इसी तरह करेगा। और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे पास मौजूद है, दोबारा रन कर लेते हैं और क्लिक कर दें इस पर, तो आप देख रहे हैं क्या शो कर रहा है, द फुल नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। लेकिन आप देख रहे हैं इसके साथ ये डेट टाइम वाला भी शो कर रहा है और डेसिमल जो हमने दिया था वो भी शो कर रहा है। पिछले ट्यूटोरियल में अगर आपने उसको देखा हो, मैंने कहा था कि डेट टाइम के साथ, डेसिमल के साथ और इंटीजर के साथ आपने हमेशा क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क। तो फिर ये ठीक काम करेगा। तो यहाँ पे आते हैं, स्टॉप कर लेते हैं और फिर यहाँ पे डेसिमल में भी करते हैं। चूँकि इंटीजर का एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद नहीं है तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंटीजर भी हो तो उसके आगे भी आपने ये देना है। अगर आप नहीं देते तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, वैलिडेशन मैसेज शो करेगा, अगर चाहिए रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है इस पॉइंट पे। तो दोबारा रन कर लें, क्लिक कर दें तो अब क्या शो कर रहा है, द फुल नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, और यहाँ से चला गया। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये वाला जो है, ये जो मैसेज शो कर रहा है ये कस्टम मैसेज शो करे, जो मैसेज हम उसे दे वो शो करे। वो किस तरह करेंगे, स्टॉप कर लें और फिर यहाँ पे आते हैं, ब्रैकेट्स आपने लगानी है और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो है एरर मैसेज प्रॉपर्टी, स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है, और लिख देते हैं फुल नेम इज रिक्वायर्ड।
रन कर लें और क्लिक कर दें तो अब क्या शो कर रहा है, फुल नेम इज़ रिक्वायर्ड। अब ये इस पॉइंट पे करेक्ट है और क्या हो रहा है, सर्वर साइड वैलिडेशन हो रही है। चूंकि HTTP पोस्ट का रिक्वेस्ट हो रहा है इसलिए सर्वर साइड वैलिडेशन है, लेकिन इस केस के लिए, इन जैसे केस एम्प्टी फील्ड्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूज़ करनी चाहिए। और क्लाइंट साइड वैलिडेशन हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, HTML5 एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके, मैनुअल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके और अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। तो हमें अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहिए, वो बेहतर तरीका है। तो किस तरह अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे चलना है। ऑलरेडी इसने ये लाइब्रेरी आपके लिए डाउनलोड कर दी है और ऐड कर दी है, प्रोजेक्ट में आपके सामने है। और इसका मेन वर्जन यहाँ पे है, इसके अंदर ये मेन वर्जन। अब 2 तरीके हैं, इसको आप लेआउट में भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले लेआउट पे ऐड कर लें और सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर लें। फिर हम चलेंगे लेआउट में और व्यूज़ में चलते हैं, शेयर्ड और फिर लेआउट, और आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं jQuery के बाद। तो मैं ऐड कर लेता हूँ इस एग्जांपल में और इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। आपके सामने है, इस तरतीब में आपने देना है, पहले jQuery होगा, फिर jQuery.validate होगा और आखिर में jQuery.validate.unobtrusive। रन कर लें। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसे हमने डिसेबल कर दिया है। पहले जब ये नहीं था तो वैलिडेशन मैसेज नहीं आ रहे थे। चूंकि अब हमने अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट को ऐड कर लिया है तो अब वैलिडेशन एरर्स आएंगे। तो रन कर लें और क्लिक कर दें तो आप देख रहे हैं अब ये हमने कमेंट आउट कर दिए हैं, मौजूद नहीं है। पोस्ट रिक्वेस्ट स्टिल शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को। तो आपके सामने काम कर रहा है। अब इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड है, लेकिन ये बेहतर तरीका इसलिए नहीं है कि हमको इसकी ज़रूरत सिर्फ फॉर्म्स में है, सारे स्क्रीन्स में नहीं है, सारे व्यूज़ में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा दें और जिन व्यूज़ में हमें इसकी ज़रूरत है उधर ऐड कर लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो व्यू है यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है ऐड सेक्शन और फिर स्क्रिप्ट्स और फिर कर्ली ब्रेसेस और फिर यहाँ पे इसको ऐड कर लें। याद रखना है jQuery.validate पहले होगा और फिर jQuery.validate.unobtrusive होगा। आपके सामने है, सेव कर लें, दोबारा रन कर लेते हैं, क्लिक कर लें तो अब आप देख रहे हैं दोबारा काम कर रहा है। अब अगर मैं इस स्टेज पे यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और व्यू पेज सोर्स देखूँ, ज़रा बड़ा सा कर देते हैं इसको और नीचे चलें तो आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या शो हो रहा है, jQuery.min, और उसके बाद आखिर में आप देख रहे हैं jQuery.validate और jQuery.validate.unobtrusive। अब ये इस तरह क्यों शो कर रहा है, ये तो इसको इस इधर भी शो करना चाहिए था, कहीं और भी शो कर सकता था। तो इस तरतीब से किस तरह ऑटोमेटिकली हो गया, तो इसकी एक वजह है। क्लोज कर लेते हैं इसको। ये जो हमने डिफाइन किया है, अगर लेआउट में चलते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेंडर सेक्शन है। रेंडर सेक्शन का मतलब है कि इस सेक्शन को यहाँ पे डिस्प्ले करो। और कौन सा सेक्शन, स्क्रिप्ट्स। तो आपने इस स्पेलिंग को एग्जैक्टली यहाँ पे करेक्टली देना है। अगर करेक्ट स्पेलिंग नहीं होगी तो फिर करेक्टली काम नहीं करेगा और रिक्वायर्ड क्या होगा, फॉल्स होगा। अब अगर आप इसकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं तो ड्रैग करके यहाँ पे ले आए, अब क्या करेगा, अब यहाँ पे हमने इसको दे दिया है, सेव कर ले तो ये सबसे पहले यहाँ पे वो jQuery.validate और jQuery.validate.unobtrusive को करेगा और उसके बाद इन तीनों को करेगा। तो सेव कर लें, रिफ्रेश कर लेते हैं, आपके सामने हैं, क्लिक कर लें तो अब आप देख रहे हैं वैलिडेशन यहाँ से चला गया क्योंकि तरतीब चेंज हो गई है और गलत हो गई है। तो राइट क्लिक कर दे, पेज आपके सामने है और अब आप देख रहे हैं ये यहाँ पे टॉप में नज़र आ रहा है क्योंकि हमने रेंडर सेक्शन को टॉप में कर दिया है, आपके सामने है यहाँ पे। तो ये काम नहीं करेगा। तो आपने याद रखना है कि रेंडर सेक्शन का क्या मतलब है और ये किस तरह काम करता है। इसका ये जो स्पेलिंग है ये दोनों मैच होनी चाहिए, हर हाल में मैच होने चाहिए। नहीं मैच करेगा तो फिर काम नहीं करेगा। तो दोबारा इसकी लोकेशन चेंज कर लेते हैं और सेव कर लें और चलते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं
और साइज़ इसकी रिड्यूस करते हैं और फिर सेव पे क्लिक कर लेते हैं और आप देख रहे हैं दोबारा काम कर रहा है। अगर दोबारा उधर जाएंगे तो आप देख रहे हैं फिर से करेक्ट ऑर्डर में नज़र आ रहा है। तो इस बात को आपने याद रखना है। अब मैं क्या चाहता हूँ, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी मैंने वैलिडेशन अप्लाई करनी है, ईमेल के लिए, मोबाइल के लिए और एड्रेस के लिए। सिर्फ सैलरी और वेबसाइट के लिए नहीं करेंगे। तो ये भी ऐड कर लेते हैं। स्टॉप कर लें, एम्प्लॉय मॉडल में चलते हैं और क्विकली ऐड कर लेता हूँ। तो आपके सामने है, मैंने सारों के लिए ऐड कर लिया है जहाँ पे मैंने ऐड करना था। रन कर लें तो आपके सामने है, क्लिक करेंगे तो अब आप देख रहे हैं फुल नेम इज़ रिक्वायर्ड, डेट ऑफ बर्थ इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, मोबाइल इज़ रिक्वायर्ड, एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड। अब आप एक क्वेश्चन ज़हन में आ सकता है, अगर ये करेक्टली काम कर रहा है, ये इसकी साइज़ कम क्यों है? तो अगर यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा 4 था यहाँ पे। तो अगर आपने इसकी साइज़ को बढ़ाना है, मैं 12 कर लेता हूँ। दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं तो आपके सामने है, जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने है कि करेक्टली वैलिडेशन एरर शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ देता हूँ जॉन, फिर डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, ये ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर लेगा। क्लिक करेंगे तो आपके सामने है, डेट भी शो कर रहा है और टाइम भी शो कर रहा है आपके सामने। तो अब हम क्या चाहते हैं, अगर आपने सिर्फ डेट शो करना है तो उसको किस तरह करेंगे? तो आपने अप्लाई करना है डेटा टाइप एट्रीब्यूट को। तो किस तरह करेंगे? स्टॉप कर लें इसको, एम्प्लॉय में चलते हैं, सिर्फ डेट देनी है तो क्या करेंगे, डेटा टाइप यहाँ पे ये एट्रीब्यूट आपने यूज़ करना है, फिर ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप डॉट डेट, सिर्फ डेट देना है। दोबारा रन कर लें और अब यहाँ पे चलेंगे तो अब आप देख रहे हैं, वो पहले यहाँ पे टाइम दिखता था, वो अब यहाँ पे नहीं है, सिर्फ डेट है और आप डेट सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आपने सिर्फ टाइम सेलेक्ट करना हो तो फिर क्या है, तो उसके लिए जो डेटा टाइप है वो है डेटा टाइप डॉट टाइम। अब रन कर लें इसको दोबारा। अब आप देख रहे हैं आइकॉन चेंज हो गया है, अब आप सिर्फ टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपने दोनों को देना है, डिफ़ॉल्ट कर देना है, तो दोबारा उसको किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, डेट टाइम को यूज़ कर सकते हैं। रन कर लें और आपके सामने हैं, दोनों मौजूद हैं। अब हम इसको डेट कर लेते हैं क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में हम सिर्फ डेट देना चाहते हैं, तो डेटा टाइप डॉट डेट हो गया। अब इसको दोबारा रन करते हैं, मैं जॉन दे देता हूँ, ये करेक्ट है, इसमें भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड कंटिन्यू तो आप देख रहे हैं ईमेल इज़ रिक्वायर्ड का ऑप्शन दे रहा है, एरर मैसेज दे रहा है। तो अगर मैं कुछ यहाँ पे एंटर करूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ से चला गया, लेकिन ये करेक्ट ईमेल नहीं है और इसकी फॉर्मेट करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए भी एरर मैसेज हमें चाहिए, तो उसके लिए आपने जो डेटा टाइप यूज़ करनी है वो है डेटा टाइप डॉट ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे ऐड कर लें डेटा टाइप डॉट ईमेल एड्रेस। तो आपके सामने है, मैंने ऐड कर दिया है। दोबारा रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, मैं दे देता हूँ, क्लिक कर लें तो अब क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो अब आपको दे रहा है, सिर्फ डेटा टाइप मेंशन करने से ही ये आपको ये ऑप्शन देता है। अब हम दोबारा इसे क्लिक कर लेते हैं और आप देख रहे हैं सारा काम कर रहा है। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है सैलरी का, और यहाँ पे जब आप ये देंगे, क्लिक करेंगे तो क्या कह रहा है, द फील्ड सैलरी मस्ट बी नंबर। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, इसको नंबर देना है और ये आपको सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क से दे देगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वेबसाइट, जो कि रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी दे दूँ तो ये एरर मैसेज नहीं शो कर रहा। हम चाहते हैं कि ये हमें एरर मैसेज शो करे कि ये वेबसाइट की एड्रेस इनवैलिड फॉर्मेट में है या करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। तो किस तरह करेंगे, इसके लिए भी डेटा टाइप को आपने मेंशन कर देना है, तो कर लेगा आपके लिए। तो डेटा टाइप यहाँ पे क्या होगी, डेटा टाइप डॉट URL, ये URL आपने देना है। क्लिक कर लें और क्लिक कर दें तो आपके सामने है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं दूंगा, अगर चाहिए करेक्ट वेबसाइट का फॉर्मेट है, क्या कह रहे हैं, प्लीज़ एंटर अ वैलिड URL। तो अगर यहाँ पे www भी लगा लें तब भी यही मैसेज होगा, आपने फुल देना है फिर काम करेगा, HTTP, और आपके सामने है वो एरर मैसेज यहाँ से चला गया। अब एक चीज़ याद रखनी है, एड्रेस हमेशा मल्टी लाइन में होता है और मल्टी लाइन के लिए डेटा टाइप क्या है, मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो यहाँ पे इसको दे देते हैं
और ये यहाँ पे होगा डेटा टाइप और फिर डेटा टाइप डॉट मल्टी लाइन टेक्स्ट। रन कर लेते हैं और क्लिक कर लें और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टिल सिंगल लाइन है, अगरचे हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो इसकी एक वजह है, अगर तो आप स्टार्ट में इसको देते हैं और फिर व्यू जनरेट करते हैं फिर करेक्टली काम करेगा, आपके लिए ऑटोमेटिकली करेक्ट टेक्स्ट एरिया जनरेट कर लेगा। लेकिन चूंकि एट दैट टाइम हमने उसको दिया नहीं था तो इसने क्या जनरेट किया है एड्रेस के लिए इनपुट, लेकिन ये क्या होना चाहिए था टेक्स्ट एरिया। तो इसे टेक्स्ट एरिया कर लेते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, अगर इस स्टेज पे आप इसको इसी तरह छोड़ देते हैं फिर करेक्टली काम नहीं करेगा। तो रन कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं करेक्टली काम नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, इसको प्रॉपरली क्लोज करना है इस तरह, फिर काम करेगा। रिफ्रेश कर लें तो आप देख रहे हैं अब काम कर रहा है और करेक्टली शो हो रहा है और वैलिडेशन मैसेज भी शो कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं ये रिसाइज ना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे स्टाइल को डिफाइन कर देना है। स्टाइल इक्वल्स टू रिसाइज फुल कॉलन नन और सेव कर लें, रिफ्रेश कर लें तो आप देख रहे हैं यहाँ से चला गया। अगर आपने इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ाना है तो एक एट्रीब्यूट है रो, रोज इक्वल्स टू 6 या 8 कर लें, सेव कर लें, रिफ्रेश कर लें तो आप देख रहे हैं अब आपके सामने मौजूद है। जब कुछ डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो इस एग्जांपल में हमने बात की डेटा एनोटेशन की, इसके अलावा बात की कि किस तरह अप्लाई करेंगे सर्वर साइड वैलिडेशन और क्लाइंट साइड वैलिडेशन। और उसके लिए हम जो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो है अनऑब्ट्रूसिव जावा क्वेरी की। इसके अलावा मैंने अप्लाई की डेटा एनोटेशंस की काफ़ी सारी एट्रीब्यूट्स को आपके सामने है। अब हम एक और मॉडल क्रिएट करेंगे और जो एट्रीब्यूट्स रह गई हैं उसको उसमें यूज़ करेंगे। तो कहाँ पे ऐड करेंगे, मॉडल में चलते हैं, फिर ऐड और फिर क्लास। और अब की बार मैं इस क्लास को नाम देता हूँ रजिस्टर यूज़र और मॉडल भी आप इसके साथ लिख सकते हैं, आपके सामने है। और फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करता हूँ। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रिंग और वो क्या है, यूज़र नेम। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं और ये भी स्ट्रिंग है और अब की बार क्या है, पासवर्ड। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं, ये है स्ट्रिंग और ये होगी कंफर्म पासवर्ड। और फाइनली मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ और अब की बार क्या है, बोल, और ये क्या होगी, इज एग्रीड टू टर्म्स। अब हम इस पे क्विकली डिस्प्ले एट्रीब्यूट अप्लाई कर लेते हैं, डिस्प्ले, और इंपोर्ट कर लें system.componentModel.dataAnnotation और फिर मैं नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करता हूँ और इसे दे देता हूँ यूज़र नेम और ये रिक्वायर्ड फील्ड भी होगी और कस्टम एरर मैसेज भी दे देते हैं, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरह मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे भी डाल देता हूँ। इसको कर लेते हैं पासवर्ड और इसे भी पासवर्ड कर लेते हैं, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और इसे कर लेते हैं कंफर्म पासवर्ड और इसे भी कर लेते हैं कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और फाइनली यहाँ पे डिस्प्ले एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं और उसे दे देते हैं you can't proceed further until you accept our terms and conditions। कुछ भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब हमारा ये मॉडल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, साइट कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे एक एक्शन रिजल्ट मेथड ऐड करते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट या एक्शन रिजल्ट, और मैं इसको नाम दे देता हूँ रजिस्टर यूज़र।
और रिटर्न क्या करेगा, व्यू। अब ऐड कर देते हैं इसके लिए व्यू को, फिर ऐड व्यू, रेजर व्यू सेलेक्ट कर लें, ऐड, और व्यू का नाम वही रहने देता हूँ जो पहले से मौजूद है, रजिस्टर यूज़र। टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट मॉडल क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, रजिस्टर यूज़र मॉडल। और अब की बार आपने इसको क्या करना है, चेक कर ले, और ये क्या करेगा, आपके लिए ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। तो ऐड कर लें, तो आपके सामने है, इसको 12 कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, इसमें स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे भी स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेव एंड कंटिन्यू, इसको रिमूव कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं ऐड सेक्शन ऐड कर लिया, स्क्रिप्ट ऐड कर लिया, और आपके लिए ये इसने कोड ऐड कर लिया है। अब ये क्या है, ये पार्शियल व्यू है और ये यहाँ पे डिफाइंड हुआ है, आपके सामने है यूज फोल्डर के अंदर, शेयर फोल्डर के अंदर, ये वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल, तो यहाँ पे डाला हुआ है। अब आपने सिंपली कॉल करना है अपने सारे फॉर्म्स में इसको, तो बड़ी आसानी के साथ फिर आप अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी फॉर्म पे। तो क्लिक कर दें, और आपने उस व्यू में जाना है, तो हम क्या करते हैं, उसी व्यू को डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। तो किस तरह करेंगे, जो startup.cs में चलते हैं, कंट्रोलर यही रहेगा, और इसको कर लेते हैं रजिस्टर यूज़र, रन कर लें। तो आप देख रहे हैं रजिस्टर यूज़र आपके लिए शो कर रहा है, जो चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की थी, यूज़र नेम उसी तरह शो हो रहा है, पासवर्ड भी शो हो रहा है, कंफर्म पासवर्ड भी, और यू कान प्रोसीड फर्दर अंटिल यू एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन। क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड शो कर रहा है, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड शो कर रहा है, कंफर्म पासवर्ड इज़ शो कर रहा है। अब हमने सबसे पहले जो चीज़ करनी है, यहाँ पे कुछ यूज़र नेम दे देना है। तो जॉन, हम चाहते हैं ये यूज़र नेम मिनिमम इसके 6 कैरेक्टर हों और मैक्सिमम इसके 10 कैरेक्टर हो। तो किस तरह करेंगे, उसके लिए मिन लेंथ और मैक्स लेंथ की एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यूज़ कर लेता हूँ मिन लेंथ को। तो मिन लेंथ आपके सामने है, और कितनी लेंथ, पहली प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और अगर आपने कोई कस्टम एरर देना है मैसेज, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस स्टेज पे मैं इसको रहने देता हूँ। इसके अलावा मैक्स लेंथ भी दे देते हैं। मैक्स लेंथ आपके सामने है, कम से कम के लिए क्या है, मिन लेंथ, और ज़्यादा से ज़्यादा के लिए क्या है, मैक्स लेंथ, और ये 10 होनी चाहिए या जितनी भी आप देना चाहें। 2 एट्रीब्यूट्स मैंने ऐड कर ली हैं। स्टार्ट कर लें, क्लिक कर लें, यहाँ पे मैं देता हूँ जॉन। तो क्या कह रहा है, द फील्ड यूजर नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग और एरे टाइप विद अ मिनिमम लेंथ ऑफ 6। तो जैसे ही 6 करेंगे तो चला जाएगा, लेकिन हम इस एरर मैसेज को कस्टम करना चाहते हैं, खुद का देना चाहते हैं। किस तरह करेंगे, बहुत ही आसान, यहाँ पे आएंगे और कॉमा देंगे, और फिर एरर मैसेज, और क्या देंगे, यूजर नेम should have at least 6 characters. Simple as that. रन कर लें दोबारा, 4 कैरेक्टर है। तो क्या कह रहा है, यूजर नेम शुड हैव एट लीस्ट 6 कैरेक्टर। जैसे ही करेंगे यहाँ से चला जाएगा। अब हमने मेक श्योर करना है कि 10 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन आप देख रहे हैं इसके बाद ये जब 10 कैरेक्टर होगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये भी काम कर रहा है, लेकिन इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, मैक्स लेंथ। और क्या है, चूंकि कस्टम एरर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हमेशा यहीं पे रखा करें। कस्टम एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जब 10 हो जाते हैं उससे आगे बढ़ता नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं। दोबारा रन कर लेते हैं और अब भी काम करेगा। तो जॉन डॉट स्मिथ, और आप देख रहे हैं 10 कैरेक्टर्स हो गए, अब वो मज़ीद नहीं दे। अब पासवर्ड में चलते हैं, और आप देख रहे हैं करंटली पासवर्ड में अगरचे जब हम दे देते हैं तो एरर मैसेज चला जाता है, लेकिन यहाँ पे ये विजिबल है। मैं चाहता हूँ ये हिडन हो, तो किस तरह करेंगे, डेटा टाइप मेंशन करेंगे। तो डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, पासवर्ड आपके सामने है। इसके अलावा यहाँ पे भी दे दें। दोबारा रन कर लेते हैं,
और अब की बार पे आएंगे तो आप देख रहे हैं करेक्टली काम कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मिन लेंथ कितनी होनी चाहिए और मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये भी कर लेते हैं। तो मिन लेंथ यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। तो मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए 4 कैरेक्टर, और कस्टम एरर मैसेज क्या होना चाहिए, कंफर्म पासवर्ड शुड बी एट लीस्ट 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग। और इसके अलावा यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं मैक्स लेंथ, कुछ भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ। इसी तरह इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लें, और पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, और मैक्स लेंथ को भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे दे दें। मेक श्योर करना है ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाना है, ठीक है। रन कर लें, यहाँ पे दे देते हैं, और पासवर्ड मैं दे देता हूँ 3 कैरेक्टर लॉन्ग। तो आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर लॉन्ग। तो 4 करेंगे चला जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी अगर 4 से कम है तो आपको वो एरर देगा, और अदरवाइज चला जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, जो पासवर्ड हम यहाँ पे दें वो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो करंटली अगर ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, जैसे कि इस केस में है, तो स्टिल काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ दोनों एक ही जैसे हों, फिर प्रोसीड करें। तो किस तरह करेंगे, कंफर्म पासवर्ड पे आपने करना है। यहाँ पे आते हैं, कंपेयर एट्रीब्यूट है, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और इसकी जो पहली प्रॉपर्टी आपने मेंशन करनी है कि अदर प्रॉपर्टी कौन सी है, किसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हैं, पासवर्ड के साथ। तो चूंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोट के अंदर आपने लिख देना है पासवर्ड। इसी तरह का स्पेलिंग होना चाहिए एग्जैक्टली जो यहाँ पे है, इधर देना है, वरना काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कस्टम मैसेज आपने शो कराना है तो कर लें, और मैं क्या देता हूँ, पासवर्ड्स डोंट मैच, या कुछ भी आप जो देना चाहें। दोबारा रन कर लेते हैं, क्लिक कर लें, आपके सामने है जॉन, और इसके बाद पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे ए, और यहाँ पे कर लेता हूँ बी। तो क्या कह रहे हैं, चूंकि ये पासवर्ड इस पासवर्ड से डिफरेंट है, तो क्या कह रहा है, पासवर्ड्स डोंट मैच। तो करेक्ट कर लेते हैं इसको, और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब अगर इस स्टेज पे मैं इसको क्लिक करूं और ये अनचेक है, तो इसे मैसेज देना चाहिए कि इसको टिक कर लें। तो करंटली नहीं दे रहा, किस तरह करेंगे, इसको भी अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इस जैसे ऑप्शन की वैलिडेशन के लिए सर्वर साइड बेहतर है। तो हम सर्वर साइड पे इसको करना चाहते हैं, तो किस तरह करेंगे, चलते हैं साइट कंट्रोलर में, और यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं http पोस्ट। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, इस एट्रीब्यूट्स का डेटा एनोटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक इस बेसिक लाइब्रेरी से है। और जब बटन क्लिक करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, रजिस्टर यूजर और फिर यूजर। अब हमने चेक करना है यहाँ पे, इफ यूजर इज एग्री टू टर्म, अगर यूजर टू एग्री टू टर्म नहीं है तो नॉट कर लें, तो फिर क्या करो, एरर मैसेज शो करो। तो किस तरह एरर मैसेज शो करेंगे, लिखेंगे मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर। अब उसको किस जगह पे आपने शो करना है, अगर तो आपने यहीं पे शो करना है, उसके नीचे यहाँ पे जो होगा इस टेक्स्ट के नीचे शो करना है, तो फिर यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है, इज एग्रीड टू टर्म्स, ये आपने देना। और ये क्या है, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के साथ इसने शो करना है। और इसके बाद एरर मैसेज क्या होना चाहिए, प्लीज चेक टू प्रोसीड फर्दर, सिंपल एज दैट, या कुछ और। अब आपने याद रखना है ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे मौजूद है, और इसके नीचे मैं चाहता हूँ आ जाए व्यू में। तो किस तरह करेंगे, रन कर लें, सारा कुछ दे दें, और मैं चेक नहीं करता, सेव पे क्लिक कर लें, और आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। क्यों कुछ नहीं हो रहा, यूजर नेम शुड बी 6, तो दोबारा क्लिक कर लें, और आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। इसको यहाँ पे एरर शो करना चाहिए, अगर से वैलिडेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी है। चलता हूँ मैं यूज़र रजिस्टर यूज़र के इसमें, और यहाँ पे आप देख रहे हैं वैलिडेशन का ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे सारों पे यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है।
तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे इसको दे दें स्पैन ASP डैश वैलिडेशन फॉर क्या होना चाहिए, इज एग्री टू टर्म्स, और रेड कलर में शो करना चाहिए टेक्स्ट डैश डेंजर, और हो गया। दोबारा रिफ्रेश करके रन कर लें तो काम करेगा। पासवर्ड दे दें, यहाँ पे भी दे दें, और आप देख रहे हैं शो कर रहा है। अब हम अगर आपने इसको फर्दर इम्प्रूव करना है, इसके नीचे करना है, तो इसको यहाँ से निकाल के इसके नीचे कर दें और यहाँ पे स्पेस भी दे दें और दोबारा रिफ्रेश कर लें। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने, और जब आप चेक करेंगे और करेक्ट पासवर्ड देंगे तो वैलिडेशन यहाँ से चला गया। तो इस ट्यूटोरियल में हमने तफसील से बात की कि वैलिडेशंस क्या है, अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी क्या है, उसको किस तरह यूज करेंगे। इसके अलावा बात की डेटा एनोटेशन लाइब्रेरी की और उसकी एट्रीब्यूट्स की, और उसको अप्लाई किया अपने प्रोजेक्ट में।